गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टडी ऑनलाइन अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम एक और साइंस लेक्चर के साथ आए हैं और आज हम चैप्टर करंट इन इलेक्ट्रिसिटी को बताने वाले हैं और जिसमें टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो आज हम लोग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये तुम्हारा है क्या, इंटरनल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस का क्या होता है, इंटरनल प्रॉपर्टीज होता है जो तुम्हारा क्या करता है, कोई भी चीज़ को अपोज करने का काम करता है। ठीक है, कोई भी चीज़ को क्या करता है, अपोज करने का काम करता है। तो इसमें तुम्हारा रेजिस्टेंस या तुम्हारा क्या है, इसमें हम लोग का क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस जो है ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा नॉन कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा क्या है, एनर्जी ऑलवेज लॉस होता है, मतलब कि इसमें एनर्जी तुम्हारा कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है, मतलब सॉरी, इसमें एनर्जी तुम्हारा कंज्यूम होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या है, नॉन कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये तुम्हारा इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो देखते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाइड करते हैं अक्रॉस द कंडक्टर और द वायर। जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाइड करते हैं अक्रॉस द कंडक्टर और वायर, तो तुम्हारा क्या होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक तुम्हारा पार्टिकुलर डायरेक्शन में, एक तुम्हारा पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये तुम्हारा जो कंडक्टर जिसमें बना हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो वो तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। और उसके आसपास क्या होगा, एटम और मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, उसके आसपास क्या होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल होते हैं। तो वो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारा क्या करेगा, उस एटम और मॉलिक्यूल से क्या करेगा, कोलाइड करेगा। ठीक है, तो वो अदर एटम और मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, मतलब जिसके कारण क्या होगा, मतलब कि वो जो एटम और मॉलिक्यूल जो है तुम्हारा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाइड किए हैं अक्रॉस द कंडक्टर, जिसके कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो करेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, एटम और मॉलिक्यूल जो उसमें है उसके साथ क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा, जिसके कारण क्या होगा, उसमें ऑब्स्टेकल आएगा। ऑब्स्टेकल आएगा जब वो, तो उसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है उसमें क्या होगा, बाधा पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा, तो इसी के कारण क्या होगा, तो ये तुम्हारा दे अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करेंगे, यानी कि जिसके अपोज करेंगे तो वो तुम्हारा क्या करेंगे, करंट को अपोज करेंगे। तो कोई भी सब्सटेंस अगर यदि करंट को अपोज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा रेजिस्टेंस तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस है, वो हमेशा क्या करता है, अपोज करने का काम करता है, अपोज करंट का हमेशा अपोज करता है। ठीक है, जिस तरह फ्रिक्शन तुम्हारा क्या करता है, मोशन का अपोज करता है, उसी तरह तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या है, करंट का अपोज करता है। और इसमें तुम्हारा क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है, और ये इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये तुम्हारा किस प्रॉपर्टी में आ गया, नॉन कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, मतलब इसमें जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं होता है। ठीक है, तो तुम्हारा अगर यदि हम देखेंगे तो इसी कारण तुम्हारा, तो ये तुम्हारा अपोज करने का जो प्रॉपर्टी होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखो, रेजिस्टेंस अगर यदि कहीं पे वो प्रोड्यूस होता है यानी कि पैदा होता है, तो तुम्हारा क्या होता है, उसमें हीट जनरेट हमेशा होता है। तो क्या होता है, और ये हीट जनरेट किसके कारण होता है, तो ये तुम्हारा कोलिजन के कारण उसमें हीट जनरेट होता है। तो ये जो हीट जनरेट होता है वो तुम्हारा कहीं भी अगर यदि रेजिस्टेंस आएगा तो वहाँ हीट जनरेट होगा ही होगा। अब देखो, अगर यदि देखा जाए तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो आर से डिनोट करते हैं, और इसको मेजर करते हैं जो हम लोग किससे करते हैं, ओम से।
ठीक है। इसको मेजर किससे करते हैं, ओम से, और इसको नोटिफाई किया जाता है ओम से, इस तरह से, ठीक है। अब तुम्हारा जो है कोई भी सब्सटेंस है उसका रेजिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ये तुम्हारा प्रॉपर्टीज होता है सब्सटेंस का कि उसमें कुछ ना तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ही, ठीक है। तो 100% फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी सब्सटेंस से नहीं हो सकता, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा कुछ ना तो कुछ सब्सटेंस में होता ही है, ठीक है। और इसी के कारण कभी भी रेजिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब देखो 1 एम्पियर करंट, 1 ओम किसको बोलेंगे, तो 1 ओम हम किसको बोल सकते हैं, तो हम जानते हैं कि तुम्हारा अगर यदि 1 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू द, अगर यदि हम लोग 1 एम्पियर करंट अगर यदि कंडक्टर से पास कर रहा है, ठीक है, तो ये तुम्हारा कंडक्टर से अगर यदि 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है, हम जानते हैं ओम्स लॉ से V = IR, ठीक है। तो अगर यदि 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है कंडक्टर से, तो तुम्हारा क्या है, और अगर यदि उसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किए हैं वो भी 1 वोल्ट होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किए हैं वो भी तुम्हारा अक्रॉस द कंडक्टर वो भी 1 वोल्ट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 एम्पियर अगर यदि 1 वोल्ट अगर यदि तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं और जिससे तुम्हारा 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा, उसमें 1 ओम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और अगर यदि दूसरा ओर से अगर यदि हम डेफिनेशन बोलना चाहते हैं, तो तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा 1 ओम किसको बोलेंगे, तो हम इसको एनर्जी के टर्म में भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस = V = W/Q होता है, ठीक है। तो अगर यदि हम चार्ज को अगर यदि हम 1 कूलम मान ले, तो हम इसको एनर्जी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 ओम तुम्हारा प्रोड्यूस होता है कोई भी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस जब 1 एम्पियर करंट पास करवाते हैं, जिसमें तुम्हारा क्या होता है, उसमें प्रोड्यूस हीट जो होता है वो तुम्हारा कितना होता है, 0.24 कैलोरीज होता है, 0.24 कैलोरीज। और अगर यदि इसको हम जूल में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 जूल। तो 1 जूल = 4.2, 1 जूल = कितना होता है, 0.24 कैलोरी होता है। और अगर यदि हम डिफाइन करना चाहते हैं 1 कैलोरी को, तो 1 कैलोरी = 4.2 जूल होता है, ठीक है। तो हम 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर यदि 0.24 कैलोरी अगर यदि एनर्जी हीट प्रोड्यूस हो रहा है या 1 जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो तुम्हारा उसमें अगर यदि 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है कंडक्टर से, तो 1 ओम रेजिस्टेंस उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हारा अगर यदि हम देखेंगे तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या बोलता है, तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस तुम्हारा रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टीज़ को बारे में बताता है कि रेजिस्टेंस किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस जो होता है सब्सटेंस की लेंथ के तुम्हारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है तुम्हारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है वो तुम्हारा एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एरिया के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर यदि हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लें और दोनों इक्वेशन को अगर यदि कंबाइन करें, तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है, R प्रोपोर्शनल टू L/A। अगर यदि प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी टर्म के लिए तुम्हारा क्या आ जाएगा, R = L/A, ठीक है, R = L/A। और ये रो क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद जो आया है इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा रेजिस्टिविटी जो होता है ये तुम्हारा क्या होता है, मटेरियल प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, ये तुम्हारा मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ये तुम्हारा ना लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ना एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ना डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। ये तुम्हारा जो रेजिस्टिविटी है, जो मटेरियल प्रॉपर्टी होता है, वो तुम्हारा केवल नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखें आगे लॉ ऑफ रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा,
ये तुम्हारा जो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के भी ऊपर डिपेंड करता है। अगर यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, और टेम्परेचर को घटाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा। तो तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा टेम्परेचर के भी ऊपर डिपेंड करता है। अब तुम्हारा अगर यदि हम रेजिस्टेंस का डिफिनेशन, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर यदि हम रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन देना चाहते हैं तो कैसे देंगे। तो रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन देने के लिए क्या होता है, अगर यदि सपोज दैट मान लेते हैं कि हम जानते हैं कि R इजकल टू क्या होता है, रो R इजकल टू रो L बाय ए। तो क्या हो जाएगा, R इजकल टू रो इंटू L बाय ए, तो ये होता है। तो ये हम जानते हैं, अगर यदि लेंथ को अगर यदि हम 1 मीटर मान लें, ठीक है, 1 मीटर लेंथ वाला अगर यदि वायर ले लेते हैं और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो हम देखते हैं क्या कि R इजकल टू रो हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या, तो अगर यदि हम इसका डिफिनेशन देना चाहते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है, अगर यदि हम इसका लेंथ को 1 यूनिट मान लें और तुम्हारा उसका एरिया को 1 मीटर स्क्वायर अगर यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर यदि कंडक्टर का मान लें, तो उसमें जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा उसी को क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे हम रेजिस्टिविटी। तो जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर के लिए, वो तुम्हारा क्या हो जाता है, वही तुम्हारा कहलाता है तुम्हारा रेजिस्टिविटी, ठीक है, वो क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी। और ये तुम्हारा क्या होता है, स्पेसिफिक डायमेंशन पे होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि इसका स्पेसिफिक डायमेंशन होने के कारण, और ये तुम्हारा जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो तुम्हारा क्या करता है, एक स्पेसिफिक डायमेंशन में करता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आते हैं, तो अब रेजिस्टिविटी का प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तो रेजिस्टिविटी जो है तुम्हारा, रेजिस्टिविटी तुम्हारा है क्या, तो रेजिस्टिविटी एक तुम्हारा मटेरियल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। रेजिस्टिविटी तुम्हारा क्या है, एक तुम्हारा मटेरियल प्रॉपर्टीज़ है। और ये तुम्हारा क्या है, ना लेंथ पे डिपेंड करता है, ना एरिया पे डिपेंड करता है, ना ही डायमीटर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये तुम्हारा ना लेंथ पे डिपेंड करता है, ना तुम्हारा एरिया पे डिपेंड करता है, ना तुम्हारा डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा केवल नेचर ऑफ द कंडक्टर ऑफ द मटेरियल, ये तुम्हारा केवल नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द कंडक्टर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुम्हारा किस टाइप का मटेरियल है, वो कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो पता चलता है कि वो कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, उसी के ऊपर तुम्हारा रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। वो ना तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ना डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है, ना एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो तुम्हारा है क्या, मटेरियल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो वो केवल नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब तुम्हारा जैसे इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों पड़ा, क्योंकि ये तुम्हारा एक स्पेसिफिक डायमेंशन में जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको बताता है, ठीक है, इसीलिए इसका स्पेशल नाम क्या पड़ा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब तुम्हारा जो है देखो रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रो से। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ये ओम मीटर कहाँ से आया, तो देखेंगे तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इजकल टू क्या होता है, रो इंटू, रेजिस्टेंस इजकल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाय ए। रेजिस्टेंस इजकल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाय ए, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है, अगर यदि हम उसी फॉर्मूला को अगर यदि लिखें, तो अगर यदि हम रो इजकल टू लिखेंगे तो रो इजकल टू क्या हो जाएगा, एल आर इंटू ए बाई एल, ठीक है, ए बाई एल हो जाएगा। अगर यदि लेंथ से एरिया को काटेंगे तो केवल लेंथ बचेगा, तो लेंथ बचेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा,
तो रेजिस्टेंस और केवल लेंथ बच जाएगा। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम और तुम्हारा लेंथ का यूनिट होता है ओम मीटर। तो ये तुम्हारा लेंथ, तो तुम्हारा इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। अब तुम्हारा जो होता है ये तुम्हारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टिविटी घटेगा, ठीक है। अब तुम्हारा आगे अगर यदि बढ़ते हैं तो तुम्हारा जो होता है रेजिस्टेंस का, अगर यदि हम उल्टा अगर यदि देखें तो रेजिस्टेंस का उल्टा जो होता है तुम्हारा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। तो ये कंडक्टेंस किसको बोलते हैं, तो ये तुम्हारा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। क्या होता है, ये तुम्हारा कंडक्टेंस जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो कंडक्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, G से डिनोट करते हैं। तो G इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/R हो जाएगा। मतलब G जो होता है रेजिस्टेंस से रेसिप्रोकल होगा, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 होगा। दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, G इंटू R इजकल टू 1 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो यहाँ पे G इजकल टू 1/R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या करता था, रेजिस्टेंस जो है तुम्हारा ऑफर करता था, तुम्हारा अपोज करता था करंट को, लेकिन ये तुम्हारा क्या करेगा, प्रीफरेंस करेगा, ये तुम्हारा फ्लो ऑफ करंट को बढ़ावा देगा, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या है, तुम्हारा कोई कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, और रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, ऑब्स्टेकल ऑफर्ड करता है, ठीक है, अगेंस्ट में काम करता है रेजिस्टेंस। और तुम्हारा कंडक्शन क्या करता है, कंडक्टर को सपोर्ट करता है, और वो तुम्हारा फ्लो ऑफ करंट को बताता है कि इसमें तुम्हारा कितना फ्लो ऑफ करंट होगा। अब हम अगर यदि कंडक्टेंस के यूनिट के बारे में बात करेंगे तो तुम्हारा देखो, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। तो ओम होता है, तो इसका रेसिप्रोकल अगर यदि करेंगे तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा, ठीक है। तो ओम का OHM जो है, अगर यदि वर्ड को उल्टा करेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा अगर यदि ओम, इसको ओम से नोटिफाई करते हैं तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। अब अगर यदि हम बात करेंगे तो अब देखो ये तुम्हारा उल्टा हो गया रेजिस्टेंस का। और अगर यदि हम बात करेंगे कि रेजिस्टिविटी का उल्टा कौन होता है, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कौन होता है, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कौन होता है, कंडक्टिविटी। तो ये तुम्हारा, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, ठीक है। तो इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये सिग्मा जो होता है ये क्या होता है तुम्हारा, ये तो हम लोग रेजिस्टिविटी को क्या करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। और सिग्मा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/ρ, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। और जिस तरह तुम्हारा जो रेजिस्टिविटी है उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक डायमेंशन में एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसके कारण उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसीलिए इसको भी क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डायमेंशन में कंडक्टिविटी को बताता है, स्पेसिफिक डायमेंशन में कंडक्टिविटी को बताता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और अगर यदि इसका यूनिट का बात करेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जिस तरह इसका यूनिट होता है ओम मीटर, उसी तरह इसका रेसिप्रोकल है, क्योंकि हम जानते हैं कि कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कंडक्टिविटी तुम्हारा रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। कंडक्टिविटी जो है तो वो तुम्हारा किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टिविटी का होता है, इसीलिए इसका यूनिट क्या हो जाता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है। अब अगर यदि इसको प्रूव करें कि कहाँ से होगा, तो हम अगर यदि उसका उल्टा, जिस तरह हम जानते हैं कि R इजकल टू होता है क्या, R इजकल टू क्या होता है, ρL/A, ठीक है। R इजकल टू ρ/L/A। तो अगर यदि हम G जो कंडक्टेंस है, ठीक है, तो कंडक्टेंस इजकल टू क्या लिख सकते हैं, तो उसको, क्योंकि ये तुम्हारा क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा,
जी इजकल टू सिग्मा इंटू ए बाई एल। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा है कंडक्टिविटी। क्या है सिग्मा, तो सिग्मा हो जाएगा तुम्हारा कंडक्टिविटी, और जी तुम्हारा क्या है, जी तुम्हारा है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इजकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए बाई एल। और अगर यदि उसी को हम सिग्मा के टर्म में लिखेंगे तो सिग्मा इजकल टू क्या हो जाएगा, जी इंटू एल बाई ए। तो अब इसको काटेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, नीचे एल बचेगा, और जी का यूनिट हम जानते हैं क्या होता है, ओम इनवर्स, और एल तुम्हारा नीचे बच रहा है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तुम्हारा मीटर इनवर्स। तो दोनों को मिला के इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं, तो तुम्हारा क्या है, रेजिस्टेंस जो है तुम्हारा क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और तुम्हारा जो होता है ये एरिया के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस जो है तुम्हारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया के तुम्हारा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि हमने देखा। ठीक है, तो अब तुम्हारा क्या है, अब हम और एक चीज़ जानते हैं कि वॉल्यूम जो होता है तुम्हारा, वॉल्यूम इजकल टू क्या होता है, ए इंटू एल होता है। क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है, वॉल्यूम इजकल टू। तो ये जो वॉल्यूम जो होता है कोई भी सब्सटेंस का, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, वॉल्यूम इजकल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है, और ये जो वॉल्यूम है वो तुम्हारा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वॉल्यूम इजकल टू क्या है, कांस्टेंट रहेगा। अब हम देखते हैं कि तुम्हारा अगर यदि हम लेंथ को दोगुना कर देते हैं, ठीक है, लंबाई को क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, तो अब तुम्हारा क्या होगा, वो तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना चाहेगा। कोई भी सब्सटेंस क्या करेगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना चाहेगा। तो अब वो जैसे ही लंबाई को दोगुना करेंगे तो वो अपना एरिया को क्या कर लेगा, हाफ कर लेगा। हाफ करेंगे तो ये तुम्हारा अगर ये 2L इंटू ए बाई 2 करते हैं तो फिर तुम्हारा इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ए इंटू एल आ जाएगा, एरिया इंटू लेंथ इजकल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे हम तुम्हारा लंबाई को क्या किए, दोगुना कर दिए। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या, रेजिस्टेंस जो होता है लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब तुम्हारा जैसे ही हम इसको लंबाई को दोगुना किए तो तुम्हारा रेजिस्टेंस भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अब उसी के साथ जैसे ही हम केवल लंबाई को दोगुना, केवल एक टर्म का बात करते हैं, केवल लंबाई को अगर यदि दोगुना कर देंगे तो क्या हो, ऑटोमेटिकली उसका एरिया हाफ हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना चाहता है। केवल एक टर्म का बात कर रहे हैं, दूसरा टर्म ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। इस बात पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे जैसे ही लेंथ को बढ़ाएं तो दोगुना किए तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, दोगुना हो गया। और तुम्हारा क्या होगा, जब हम तुम्हारा तो उसका एरिया जो है तुम्हारा ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। तो जैसे ही एरिया हाफ हो जाएगा तो हम जानते हैं क्या, रेजिस्टेंस जो है तुम्हारा एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे एरिया को हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑटोमेटिकली दोगुना हो जाएगा। तो ये दोगुना लेंथ बढ़ाने के कारण जो होगा, रेजिस्टेंस दोगुना हो जाएगा, और उसके कारण क्या होगा, एरिया पे इफेक्ट होगा, और एरिया तुम्हारा ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस और दोगुना हो जाएगा। अगर इसी कारण अगर यदि हम केवल लंबाई को अगर यदि दोगुना कर देते हैं, अगर यदि हम क्या करेंगे, केवल लंबाई को अगर यदि दोगुना कर देंगे कोई भी सब्सटेंस का, तो क्या होगा, उसमें प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि उसका एरिया पे भी इफेक्ट पड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एरिया हाफ हो जाता है, और उसका रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और एरिया घटने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, लंबाई 2 गुना हो गया तो रेजिस्टेंस 2 गुना हो गया, और एरिया हाफ हो गया तुम्हारा उसका इफेक्ट के कारण, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा एरिया के कारण भी 2 गुना प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो 2 और 2 4 गुना हो जाता है। तो देखो इसी टर्म को अगर यदि हम ऑपोजिट ओर से सोचेंगे, ऑपोजिट ओर से मतलब कि क्या बोलते हैं, अगर यदि हम एरिया को हाफ कर देंगे, क्या करेंगे, एरिया को हाफ कर देंगे, और तो एरिया को जैसे ही हाफ करेंगे तो क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, तुम्हारा लंबाई 2 गुना हो जाएगा। तो तुम्हारा देखो
या तो हम क्या करें, लंबाई को दोगुना कर दें, तो उससे क्या इफेक्ट होगा, एरिया हाफ हो जाएगा। या तो हम क्या करेंगे, एरिया को हाफ कर देंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, लंबाई दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों केस में तुम्हारा जो इक्वेशन बनता है, तो तुम्हारा क्या इक्वेशन बनता है, 2l इंटू 2l और a/2 का इक्वेशन बनता है। जहाँ कहीं भी अगर 2l और a/2 का इक्वेशन बनेगा, हमेशा रेजिस्टेंस क्या होगा, 4r हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा। और ये तुम्हारा जो देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस देगा। क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा 4r हो जाने के कारण ये तुम्हारा क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस देगा। अब तुम्हारा जैसे ही, अब अगर यदि उल्टा केस हम लेते हैं, क्या करते हैं कि लंबाई को हाफ कर देते हैं। ठीक है, तो अगर यदि हम लंबाई को अगर यदि हाफ कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट होने के कारण क्या होगा, उसका एरिया तुम्हारा क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। क्या, एरिया दोगुना हो जाएगा। तो इसके कारण हमको ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, l/2 और 2a का इक्वेशन एक मिलेगा, l/2 और 2a का। या तो हम क्या करेंगे, अगर यदि हम एरिया को दोगुना कर देते हैं, एरिया को अगर यदि हम दोगुना कर देते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तुम्हारा जो लेंथ है, लेंथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। तो भी तुमको यही इक्वेशन प्राप्त होने वाला है। क्या होने वाला है, l/2 इंटू 2a। तो अगर यदि l/2 और 2a का इक्वेशन कोई एक पे अप्लाई करेंगे, जिसके कारण इफेक्ट के कारण तुम्हारा क्या होगा, ये इक्वेशन l/2 और 2a का इक्वेशन अगर यदि मिलेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, r/4 होगा। और हमेशा क्या देगा, वो मिनिमम रेजिस्टेंस देगा, मतलब कि रेजिस्टेंस 4 गुना घट जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 गुना घट जाएगा। और अगर यदि ऊपर वाला केस देखते हैं, तो तुम्हारा अगर जो 2l और a/2 का इक्वेशन होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। और वो तुम्हारा क्या होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा। और इसमें तुम्हारा क्या होगा, मिनिमम रेजिस्टेंस होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, एक पे किसी को बढ़ाते थे, एक को घटाते थे, या कुछ भी करते थे, तो उस पर दूसरा पे इफेक्ट पड़ता था, जिसके कारण क्या होता था, रेजिस्टेंस तुम्हारा बढ़ता या तो घटता था, उसके केस के अकॉर्डिंग। लेकिन अब अगर यदि हम दोनों के साथ करेंगे, अगर यदि उसका लंबाई को भी बढ़ा देंगे और एरिया को भी बढ़ा देंगे, या तो एरिया को बढ़ा देंगे, लंबाई को बढ़ा देंगे, तो फिर क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और अगर यदि हम क्या करेंगे, अगर यदि लंबाई को हाफ कर देंगे और एरिया को भी हाफ कर देंगे, ठीक है, लंबाई को हाफ कर देंगे और एरिया को भी हाफ कर देंगे, मतलब दोनों के साथ केस करेंगे, तो भी क्या होगा, उसमें नो चेंज होगा। ठीक है, तो भी उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा नो चेंज। तो जब कभी भी हम दोनों के साथ करेंगे, दोनों को बढ़ाएंगे या तो दोनों को घटाएंगे, तो तुम्हारा क्या होगा, उसके साथ तुम्हारा रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यदि बोथ इक्वेशन, जो दोनों ऊपर में जो इक्वेशन है, तो ये दो इक्वेशन अगर यदि हमको प्राप्त होता है, एक इक्वेशन 2l और a/2 का इक्वेशन प्राप्त होता है, तो वो तुम्हारा क्या होता है, हमेशा 4 गुना रेजिस्टेंस होगा और वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस देगा। और अगर यदि हमको सेकंड इक्वेशन l/2 और 2a का प्राप्त होता है, तो तुम्हारा हमेशा रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 गुना घट जाएगा और वो हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर यदि हम लोग डायमीटर से जिक्र करेंगे, ठीक है, तो डायमीटर से अगर यदि हम लोग जिक्र करेंगे, तो डायमीटर से जिक्र करने से क्या होता है, ये तुम्हारा जो इक्वेशन, अगर यदि हम डायमीटर को क्या कर दे रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं, किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, डायमीटर को हम हाफ कर दे रहे हैं, और तुम्हारा क्या होता है, और हम क्या कर रहे हैं, लंबाई को 2 गुना बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, डायमीटर को हाफ कर दे रहे हैं और लंबाई को 2 गुना बढ़ा दे। तो लंबाई को 2 गुना बढ़ाने के कारण रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, लंबाई 2 गुना बढ़ाने के कारण उसका रेजिस्टेंस 2r हो जाएगा। लेकिन हम वहाँ पे डायमीटर को क्या किए, हाफ किए। तो डायमीटर हाफ करने के कारण क्या होगा, अब हम एरिया इक्वल टू जानते हैं कि π/4d² होता है। जब डायमीटर के टर्म में हम लोग एरिया निकालते हैं, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, π/4d², जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को बताता है। ठीक है, जो उसका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को बताता है। जैसे तुम्हारा इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, ये तो तुम्हारा एक सिलेंडर शेप में है। अगर यदि यहाँ तक देखें, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो तुम्हारा फ्रंट व्यू में जो दिख रहा है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल, जहाँ पे हम उंगली रखे हैं, ये तुम्हारा उसका क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, π/4
डी स्क्वायर। तो ये तुम्हारा इसके कारण क्या हो जाएगा, तुम्हारा एरिया अगर जैसे डायमीटर को d/2 कर रहे हैं तो उसका एरिया 4 गुना घट जाता है। क्या होता है, उसका एरिया 4 गुना घट जाता है, जिसके कारण अगर यदि 4 गुना घट जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी हम इस इक्वेशन में बताए थे और हम थोड़ा देर पहले ही बता चुके हैं। तो तुम्हारा क्या है, तो तुम्हारा इसके कारण क्या होगा, तो अब हम क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या है, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या है, रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाता है। तो अब ये एरिया का तुम्हारा 4 गुना घटने के कारण उसका रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा, और लेंथ 2 गुना बढ़ने के कारण उसका रेजिस्टेंस 2 गुना बढ़ जाएगा। तो उसका इफेक्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है 8 गुना घट जाएगा। 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 गुना घट जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो रिलेशन होता है ये एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये तुम्हारा जो लंबाई के साथ जो रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होता है और एरिया के साथ जो रिलेशन होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस का, इससे जो न्यूमेरिकल जो बनता है ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट VBI और हमेशा हर कोई एग्ज़ाम में, जैसे पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में पूछता है। उसके बाद तुम्हारा अपना 10th क्लास का अगर यदि CBSE बोर्ड, झारखंड बोर्ड का कोई एग्ज़ाम हो उसमें भी पूछता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा, और मेनली तो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में पूछता है, हर जगह का कोई भी पॉलिटेक्निक एग्जाम हो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। अब आइए देखते हैं कि अब तुम्हारा रेजिस्टेंस का तुम्हारा ओम्स लॉ में क्या एप्लीकेशन है। तो ओम्स लॉ का हम तो पिछले क्लास में बता ही चुके हैं कि ओम्स लॉ जो होता है V = तुम्हारा क्या होता है, IR होता है। क्या होता है, V = IR। ठीक है, ये रिलेशन होता है ओम्स लॉ का। तो इसके बीच में अगर यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये तुम्हारा क्या ग्राफ होता है, V और I के बीच में होता है। क्या होता है, V और I के बीच में हमेशा ग्राफ होता है। V को ऊपर लिखते हैं, नीचे तुम्हारा I होता है। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा, और ये जो ग्राफ हम उसका उल्टा कर दिए हैं, I और V के बीच में ग्राफ प्लॉट किए। ठीक है, तो 2 ग्राफ यहाँ पे बनाए हुए देख रहे होंगे आप, यहाँ पे V और I के बीच में ग्राफ बनाए और एक I और V के बीच में बनाया। तो अब यहाँ पे तुम्हारा जो होता है, तो इसका जो V और I के बीच में जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, लीनियरली होता है। ठीक है, वो कैसा होता है, लीनियरली होता है। तो ये लीनियर जो ग्राफ होता है, तो ये लीनियर ग्राफ होता है, तो ये तुम्हारा क्या बताता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में उसका रेजिस्टेंस को बताता है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या करता है, उसका रेजिस्टेंस को बताता है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, R1 हो गया, और ये तुम्हारा यहाँ पे R2 हो गया, ये तुम्हारा R3 हो गया। ये तुम्हारा एक कांस्टेंट पार्टिकुलर टेम्परेचर T1, T2 और ये T3 में तुम्हारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। हम जानते हैं कि तुम्हारा ओम्स लॉ एक पार्टिकुलर कंडीशन में ही काम करता है। अगर यदि ओम्स लॉ अगर यदि पार्टिकुलर कंडीशन नहीं दिया जाए तो ओम्स लॉ फेल कर जाता है, और उसके जगह पे कौन सा लॉ आता है, किरचॉफ्स लॉ आता है। ठीक है, आगे हम बताएंगे। और तुम्हारा क्या होता है, और इस जैसे तुम्हारा बहुत सारा जैसे सब्सटेंस होता है उसमें तुम्हारा क्या होता है, ओम्स लॉ काम नहीं करता। जैसे तुम्हारा क्या हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब में क्या है, ओम्स लॉ काम नहीं करता। और ये तुम्हारा एक पार्टिकुलर कंडीशन दिया जाता है और उस पे पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ही ओम्स लॉ काम करता है। तो ये जो ग्राफ है V और I के लीनियर जो ग्राफ है, ये पार्टिकुलर कंडीशन और पार्टिकुलर टेम्परेचर के ही बीच में। तो यहाँ पे अगर यदि हम थीटा एंगल मान लेते हैं तो ये एक स्लोप बनाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको ढाल बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्लोप जो होता है, तो tan θ = तो ये स्लोप मतलब tan θ होता कुछ नहीं है, स्लोप क्या होता है, tan θ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे tan θ = क्या हो जाएगा, tan θ = हो जाएगा V/I। तो V/I तुम्हारा हम जानते हैं ओम्स लॉ से क्या होता है, V/I तुम्हारा R होता है, R होता है। तो तुम्हारा R जो होता है इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इस R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो R है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसी का ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे स्लोप जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा किसका है, R3 का सबसे ज़्यादा स्लोप है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, R2 का है। उसके बाद तुम्हारा किसका है, R1 का है। ठीक है, तो तुम्हारा क्या है, सबसे पहले R3 का स्लोप ज़्यादा है, उसके बाद R2 का है, उसके बाद R1 का है। यानी कि तुम्हारा क्या है, जो tan θ का वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा R3 का है, उसके बाद R2 का है और उसके बाद R1 का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं इसमें बता रहा है कि इसमें किसका सबसे ज़्यादा
रेजिस्टेंस है। तो जैसे जैसे हम अभी बताए थे, अभी पहले ही बताए थे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तुम्हारा R3 का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद R2 का है, उसके बाद R1 का है। तो देख रहे हैं, तो इसमें तुम्हारा ये जो ग्राफ है इसको प्लॉट किए हैं, तो ये बता रहा है कि तुम्हारा रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसका होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा R3 का हो गया, उसके बाद R2 का हो गया, उसके बाद R1 का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और इसमें बताता है अगर यदि जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा उसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब तुम्हारा सेकंड केस में आते हैं, तो ये ग्राफ I और V के बीच में प्लॉट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारा उसका रिवर्स हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि यहाँ I और V के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हारा स्लोप जिसका ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, तो यहाँ I और V के बीच में स्लोप बन रहा है। ठीक है, तो वो तुम्हारा रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, अगर यदि उसको पलटेंगे तो रेजिस्टेंस का रिसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, रिसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो तुम्हारा स्लोप ज़्यादा है R3 का, उसके बाद R2 का, उसके बाद R1 का, तो यहाँ पे जो प्रतिरोध सबसे ज़्यादा किसका होगा, मतलब रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो यहाँ पे R1 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद R2 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद R3 का हो जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हारा यहाँ पे देखते हैं क्या, जैसे ही हम ग्राफ को पलट देते हैं तो तुम्हारा प्रतिरोध क्या होता है, पलट जाता है। तो याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते हैं कि तुम्हारा सब इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका होता है और उसको अरेंज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो तुम्हारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या तो तुम्हारा क्लास एग्जाम या तो तुम्हारा कोई भी बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि स्लोप जो V और I के बीच में बनता है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और तुम्हारा क्या होता है, अगर यदि हम देखते हैं कि I और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो तुम्हारा क्या है, जिसका स्लोप सबसे कम होगा उसी का तुम्हारा क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ R1 का सबसे कम स्लोप है, तो इसमें क्या है, R1 का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और वहाँ पे तुम्हारा देखते हैं V और I के बीच में जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं उसमें देखते हैं कि R3 का स्लोप सबसे ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस R3 का ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, ऑब्स्टेकल करता है, कोई भी मतलब कि फ्लो ऑफ करंट को तुम्हारा क्या करता है, ऑब्स्टेकल करता है। तो वैसे सब्सटेंस जो मतलब कि फ्लो ऑफ करंट को ऑब्स्टेकल्स करता है उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो वो जो तुम्हारा इंसुलेटर है, आइए हम कुछ इंसुलेटर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर में तुम्हारा क्या होता है, इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत मैक्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या होता है कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैक्स होता है। हमेशा एग्जाम में पूछता है कि इंसुलेटर का क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो इंसुलेटर का प्रॉपर्टीज यही होता है कि वो तो सबसे पहले फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। ठीक है, और क्यों रोकता है, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत मैक्सिमम होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है। तो इसको किस टर्म में लिखते हैं, इसको लिखते हैं dV/dr। इसमें V क्या है, वोल्टेज है, और R तुम्हारा क्या है, उसका रेडियस है, बोल सकते हैं। तो dV/dr होता है। तो dV/dr इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, ये सब हम बताएंगे। ठीक है, तो dV/dr इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। अब तुम्हारा अगर यदि हम इसमें अगर यदि इंसुलेटर का अगर यदि कोई यूनिट पूछे तो हम लोग इसको किस यूनिट में इसको मेजर करते हैं, तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कोई भी इंसुलेटर को अगर यदि बताना है तो हम उसको किस पे मेजर करेंगे, तो हमेशा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे ही मेजर करेंगे। तो यानी कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलो वोल्ट पर mm। ठीक है, इसको मतलब कि ये तुम्हारा वोल्टेज है, तो वोल्टेज का तुम्हारा यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्टेज होता है, तो उसको वोल्ट में करते हैं, या तो बड़ा यूनिट है तो किलो वोल्ट में करते हैं। और अगर ये आर का अगर यदि यूनिट पूछा जाता है, mm छोटा यूनिट लिए हुए हैं, मीटर से छोटा यूनिट है, तो इसको किस में मेजर करेंगे, किलो वोल्ट पर mm में। ठीक है, तो इसी के आधार पे तुम्हारा क्या होता है, इंसुलेटर को हम किलो वोल्ट पर mm में मेजर करते हैं। अगर यदि आपको इंसुलेटर के बारे में और जानना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि इंसुलेटर के बारे में और जानना है, जो एग्जाम के लिए, पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यदि आपको लगता है कि इंसुलेटर के बारे में और जानना है तो आप हमको कमेंट कर सकते हो, हाँ, तो हम इंसुलेटर का एक अलग वीडियो बना के आपको देंगे। ठीक है, तो अब इंसुलेटर के एग्जाम्पल तुम्हारा क्या है, मिक्का है, जिसको क्या बोलते हैं, अब्रक बोलते हैं, जो हमारे झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, तो और झारखंड, तो मिक्का जो है ये तुम्हारा क्या है, अब्रक है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, इंसुलेटर है। अब तुम्हारा ड्राई एयर है, ड्राई एयर ये भी तुम्हारा क्या है,
जो तुम्हारा सूखा एयर होता है वही तुम्हारा क्या है, इंसुलेटर होता है। अगर यदि इसमें मॉइस्चर आ जाएगा तो वो इंसुलेटर नहीं होता है, ठीक है। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी तुम्हारा क्या है, एक इंसुलेटर है। अब बेकेलाइट, जो हम लोग स्विच विच ये सब देखते हैं, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा जो होल्डर वोल्डर ये सब बना रहता है, सब बेकेलाइट का बना रहता है। और तुम्हारा क्या हो गया, रबड़, तो ये रबड़ जो होता है वल्कनाइज रबड़ होता है। वल्कनाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सल्फर से लिंक करते हैं, तो इसमें जो होता है ये तुम्हारा वल्कनाइज रबड़ होता है। और तुम्हारा जो हो गया एबोनॉइड हो गया। अब तुम्हारा जैसे मिक्का को देखते हैं, तो मिक्का से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो मिक्का तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन तुम्हारा मिक्का का एक और प्रॉपर्टी क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। मिक्का जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये तुम्हारा एक इंसुलेटर का काम करता है, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसके लिए इसका बहुत ज़बरदस्त यूज होता है। और तुम्हारा मिक्का का और एक प्रॉपर्टी क्या होता है, ये तुम्हारा बेटर कंडीशन देता है। जब तुम्हारा मॉइस्चर और तुम्हारा लार्ज हीट अगर यदि प्रोड्यूस होता है तो भी ये तुम्हारा क्या करता है, एक बेटर कंडीशन देता है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है, इसीलिए मिक्का का यूज हम लोग क्या करते हैं, आयरन जो देखते हैं हम लोग क्या, उसमें तुम्हारा मिक्का का यूज करते हैं, ठीक है। अब तुम्हारा जैसे देखते हैं ड्राई एयर, तो ड्राई एयर भी बहुत अच्छा इंसुलेटर, लेकिन ये तुम्हारा क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसीलिए तुम्हारा ड्राई एयर भी तुम्हारा क्या है, बहुत अच्छा इंसुलेटर। पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में बात करेंगे तो ये भी एक इंसुलेटर है। और तुम्हारा बेकेलाइट के बारे में तो अभी मैंने बताया कि स्विच होल्डर बनाने में होता है। और तुम्हारा रबड़ जो इसको हम लोग क्या करते हैं, वल्कनाइज फॉर्म में यूज करते हैं। और एबोनॉइड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो तुम्हारा एबोनॉइड का यूज हम लोग करते हैं तुम्हारा लेड स्टोरेज बैटरी में। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि एबोनॉइड का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, तो एबोनॉइड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो लेड स्टोरेज बैटरी में करते हैं। ये भी क्वेश्चन में एग्जाम में, पॉलिटेक्निक एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है।